Welcome back everyone. So today is class 4 of chemistry for the class 10th series. I hope all of you are enjoying this journey and by side you are also revising the topics that we are completing in every class. Okay? So take care of your health and also now it's a high time that you give a little time each day to your studies. ठीक है, बिकॉज अब आप पूरे टाइम निग्लेक्ट कर रहे हो. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम since your exams got over. You have spent a lot of time having fun with family, chilling with Netflix and YouTube. Now it is very basic for you and kind of now compulsory for you every day to give a few hours for your dedicated study time. Other time you can have fun and whatever you want to do. ठीक है, तो आज क्लास 4 है हमारी. इसमें फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. है ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन टाइप, जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स वर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लेट अस हैव अ लुक. What are exothermic reactions? ये हमने पिछली क्लासेस में भी इस वर्ड को बहुत सुना है, थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ था. आज इसको और डिटेल में देखते हैं. सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? आई वांट यू गाइज टू बी इन्वॉल्व, और अगर आपको आंसर पता है तो दैट्स ग्रेट, और आपको लिखना भी चाहिए सो दैट आई ऑल्सो नो ऑन दिस साइड दैट आप लोगों को कितना आता है और कितना आपको पुरानी क्लासेस की चीज़ें याद हैं. ठीक है, सो एक्सोथर्मिक, यस. Now let us try to dissect it in a very basic form. उसके नाम से ही हम उसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे. तो the first part of this word can be broken, exo and thermic. So exo word का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का exit मतलब बाहर निकलना, और thermic का मतलब होता है heat. हीट या इनफैक्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऑब्वियसली यूजुअली रिएक्शंस में हीट एनर्जी के फॉर्म में ही एनर्जी बाहर निकलती है, पर अगर हम डिस्कस करें कंबस्शन रिएक्शन, कोई भी चीज़ जब फ्यूल बर्न होता है तो आग का पूरा फ्लेम होता है, दैट इज हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी. बाकी रिएक्शंस में ज़्यादातर एनर्जी जब निकलती है तो हीट के फॉर्म में ही निकलती है, तो नाम हमने क्या दिया उसको? एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो नाम इज वेरी सिंपल. इसकी डेफिनेशन भी वन लाइन की सिंपल डेफिनेशन होगी दैट दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड. हीट बाहर निकल रही है, तो आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? हीट इज प्रोड्यूस्ड, राइट, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स, या हीट इज गेटिंग जनरेटेड, और हीट इज गेटिंग लिबरेटेड. बाहर निकल रही है मतलब आउट, एग्जिट होना चाहिए. अब आप उसको कोई भी वर्ड जो आपको इजी लग रहा है दैट यू कैन यूज. इसको रटना नहीं है, सिंपल समझ में आ गया. अब लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स. ऐसे कौन कौन से हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर विच आर टाइप ऑफ वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो द फर्स्ट इज रेस्पिरेशन. कैन यू इमेजिन, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, कितने टाइम्स हम 1 मिनट में कितने ब्रेथ्स लेते हैं ऑन एन एवरेज? व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट फॉर एन एडल्ट? राइट, आपकी एनसीईआरटीज में भी लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में 12 to 16 टाइम्स होता है पर मिनट, राइट. सो इतना ज़्यादा आपका रेस्पिरेशन रहता है. और आपको ये भी मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, जो रेस्पिरेशन होता है एक तो फिजिकल उसका फॉर्म होता है, सांस लेना और छोड़ना, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन, द फिजिकल ब्रीदिंग दैट यू डू. और एक होता है रेस्पिरेशन जो आपके अंदर बॉडी में सेल्स में होता है, वहाँ पर केमिस्ट्री और ये सारी इक्वेशंस की बात आती है. सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन जो आपके सेल्स में होता है, जिससे हमारे सेल्स बॉडी के ग्लूकोज यानी फूड या ग्लूकोज को यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी मिलती है. इस एनर्जी को ज़्यादातर तो सेल अपने पास स्टोर करके रखते हैं संभाल के इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड योर एटीपी. एटीपी, right, adenosine triphosphate. Mitochondria which is the powerhouse of the cell, जिसमें ATP के फॉर्म में सारे सेल्स में बॉडी के एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ताकि कभी भी आप एक्सरसाइज करो, बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो हमारे पास स्टोर्स में सेव्ड होना चाहिए एनर्जी. जैसे हम अपने ATM में, बैंक अकाउंट्स में अपना जो सेविंग्स है उसको रखते हैं. और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी बची हुई बॉडी उसको हीट के फॉर्म में ही निकलती है, तभी तो हम ह्यूमन बीइंग्स अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं.
चाहे बाहर का जैसा भी हो एम्बियंट टेम्परेचर, बाहर सर्दी हो या बाहर गर्मी हो, regardless of the external या environmental temperature, we are able to maintain our core body temperature because एक amount of heat हमारी body में सारे cells में produce होती रहती है। ठीक है, तो अब मैं इसी को, हम ये तो बायो वाली बातें हो गई, अब इसी को केमिस्ट्री में एक इक्वेशन की मदद से समझेंगे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, विच इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, क्या चीज रिएक्ट करती है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ग्लूकोज, यानी जो फूड होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड यानी ग्लूकोज जो सेल्स में होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में मैंने बताया था। सब लोग टाइप कीजिए, आंसर दीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो खाने की हर चीज में है और आपकी बॉडी में अल्टीमेटली आप फैट्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ या कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, सब कुछ एंड में ग्लूकोज में जाके सेल्स में कन्वर्ट होता है। उस ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितना कितना है? C6H12O6, राइट? वेरी गुड, अगर आपने आंसर दिया है सो दैट्स ग्रेट एंड यू शुड नो दिस, C6H12O6। तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी? ग्लूकोज। ये सब सेल्स के अंदर हो रहा है, बॉडी के सारे सेल्स, आपकी बॉडी पूरी सेल्स की तो बनी है, बड़े बड़े टिश्यूज हैं जैसे मसल टिश्यू है, लिवर टिश्यू है, उसके अंदर वो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। तो ये सारी चीज सेल्यूलर लेवल पे होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये ग्लूकोज हुआ, इसको कंबाइन करना रहता है विद ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज वी रिक्वायर ऑक्सीजन। एक ग्लाइकोलिसिस होता है, दैट इज एनारोबिक, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2, बिकॉज वी टेक इन ऑक्सीजन और बाद में हम बाहर क्या निकालते हैं? CO2 प्लस H2O, बिकॉज आप जब अपनी कभी ब्रेथ को देखेंगे तो हल्का सा उसमें मॉइस्चर होता है, तो वाटर भी प्रोड्यूस होता है सेल्स के अंदर, और ब्रेथ हमारी जो ब्रीदिंग होती है उसमें भी मॉइस्चर होता है। ये चीज सेल के अंदर हो रही है, ऐसा नहीं कि सेल में से पानी निकल के बाहर आपकी ब्रेथ में आ रहा है। ब्रेथ तो हमारी ह्यूमिडिफाइड और हल्की सी मॉइस्ट होती है, वो अलग चीज है। ठीक है, सो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, और हीट एनर्जी, राइट? एनर्जी जो ऑब्वियसली हीट के फॉर्म में होती है, मेजरली हीट के फॉर्म में निकलती है। इस हीट के फॉर्म में जो एनर्जी निकली है उसका मैक्सिमम पार्ट हमारी बॉडी हमेशा बहुत पूरा बैकअप करके रखती है। तो बहुत सारा पार्ट उसका 80-90% वो फटाफट ATP के फॉर्म में स्टोर करके सेव करके माइटोकॉन्ड्रिया में रख देती है, और बाकी 10-20% बची हुई हीट एनर्जी हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, तो रेस्पिरेशन इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऑब्वियसली आप बैलेंस तो इसे कर ही सकते हो, C6H12O6 प्लस कितना O2 लेना पड़ेगा? देखते हैं, 6O2, और यहाँ पर भी 6 लगाऊंगी मैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो जाएंगे दोनों साइड पे, और वहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6 लगाना होगा। तो C6H12O6 प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, जो सेल्स में बहुत सारी ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रहती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो वी हैव सीन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहाँ पर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो रेस्पिरेशन हमने देखा। अब दूसरा मैंने लिखा है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बर्निंग ऑफ कोल। कोयला या किसी भी फ्यूल को आप अगर जलाओगे, बर्न करोगे, तो ऑब्वियसली एनर्जी बाहर निकलेगी। इट इज वेरी बेसिक। ठीक है, कोल को कैसे लिखोगे केमिस्ट्री में? व्हाट इज कोल इन केमिस्ट्री? इट्स सिंपल, C कार्बन, कार्बन। ठीक है, कार्बन होता है आपका कोल, कोयला, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल जो भी कहें, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस हीट एनर्जी निकलती है आप जब फ्यूल को बर्न करते हो। तो ये आपका हो गया बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ कोल हमने पढ़ लिया। अब एक बर्निंग ऑफ मीथेन है, मीथेन, ये देखिए आप लोग, बर्निंग ऑफ मीथेन, ये भी एक तरह का फ्यूल है। जैसे आपकी LPG होती है घर पे, जो गैस का सिलेंडर आता है, उसमें खाना पकता है। खाना पकता है मतलब कैसे? खाना पकता है मतलब आग जलती है, और आग जल रही है मतलब बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, जो आग के फ्यूम्स, मतलब फ्यूम्स कह रही हूँ मैं, फ्लेम, सॉरी, आग का पूरा आपको एक फ्लेम भी नजर आ रहा है, इतनी सारी हीट एनर्जी निकल रही है, राइट?
तो बर्निंग ऑफ कोल हो सकते हैं, मतलब आप अगर कार्बन को या कोल को जलाओगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, और आजकल हम सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, सो वी वांट टू यूज आवर फ्यूल्स वेरी केयरफुली। अगर आप कार्बन को कोयला जलाओगे, जैसे पुराने ज़माने में लकड़ी को या कोयले को जला के लोग यूज़ करते थे पर्पसेस के लिए, हीट एनर्जी के लिए, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा था एंड दैट वाज एनवायरनमेंट के लिए वेरी वेरी बैड। तो अब हम बेटर फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें क्या क्या होते हैं, आपकी गैसेज होती हैं, जैसे प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, वैसे एक मीथेन गैस होती है जो आपने पढ़ा होगा, काऊ डंग, ठीक है। जब हम सीवेज का पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो वहाँ पर थोड़ी सी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो गांव वाले उस मीथेन गैस को यूज़ करते हैं फॉर देयर एनर्जी पर्पसेस। तो हम मीथेन गैस की बात करें, आपको पता है फॉर्मूला CH4। ये मीथेन गैस को भी अगर आप बर्न करेंगे, मीथेन गैस, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्यूल। जैसे कार्बन एक फ्यूल था, बट इट वॉज नॉट अ वेरी स्मार्ट फ्यूल और एफिशिएंट फ्यूल, मीथेन उससे बेटर है। मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताइए मेरे को क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, और साथ ही में ऑब्वियसली क्या निकलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, राइट। सो ये आपका हो गया कंबशन ऑफ मीथेन, ठीक है। सो कोई भी चीज जल रही है तो ऑब्वियसली बाहर हीट एनर्जी तो निकल ही रही है। कोई भी चीज जल रही है मतलब फ्लेम आ रहा है, आपको बाहर दिख रहा है, आग, फ्लेम दिख रहा है, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ कोल का है, या बर्निंग ऑफ मीथेन पूछे, या बर्निंग ऑफ आपके घर में जो हम लोग जलाते हैं फ्यूल, दैट इज LPG गैस, ठीक है, खाना पकता है, कोई भी फ्यूल का नाम ले ले, वो गांव का फ्यूल है तो मीथेन गैस कह देगा, अर्बन फ्यूल है तो LPG गैस कह देगा, ठीक है। अगर ऑटो रिक्शा ये सब है दिल्ली साइड में तो CNG गैस कह देगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कोई से भी फ्यूल का बर्न होना, वेरी सिंपल। रेस्पिरेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, हमारे सेल्स के अंदर होता है, हर मिनट में हम 12 से 16 बार ब्रेथ लेते हैं, और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये पूरे टाइम सेल्स में होता रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O लिबरेट करता है, साथ ही लॉट ऑफ एनर्जी जो हमारे सेल्स उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, चलो एक और फटाफट 5 का क्वेश्चन। अगर हम ग्लूकोज को एरोबिक, मतलब देखो आप ये पढ़ते हो कि आरबीसीज के अंदर क्या होता है, कई बार सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम बायो, देखते हैं आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है और याद है या नहीं। तो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब जहाँ पर बेसिकली सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, स्पेशली आरबीसीज में, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जो आपका मैच्योर आरबीसी होता है ब्लड में, तो उसमें सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वो एक ग्लूकोज को यूज़ करने के बाद हमें सिर्फ 2 ATPs देता है आरबीसी के अंदर, एग्जाम्पल एनारोबिक रेस्पिरेशन। या जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स में, जब आप बहुत रैपिडली, मान लीजिए आप मैराथन में पार्ट ले रहे हो, तो आपके लंग्स इतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी का मीट नहीं कर पाते, तो मसल्स के अंदर भी आप जब बहुत स्ट्रेनस मैराथन में कर रहे हो या बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तो मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन उस फेज में होने लगता है, क्योंकि उनके पास बॉडी ऑक्सीजन की जो नीड है उसको मीट नहीं कर पा रही, ठीक है। और इसीलिए लैक्टिक एसिड बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो जब एनारोबिक तरह से ग्लूकोज को यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। एक ग्लूकोज यूज़ करते हैं और सिर्फ 2 ATP निकालते हैं। वहीं अगर आप एक एफिशिएंट वे यूज़ करोगे, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज यूज़ करने पर आपको 32 ATPs मिलते हैं। हमारे सेल में जो बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को यूज़ करके, फॉर एवरी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट कैन प्रोड्यूस 32 ATP, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फ्यूचर यूज के लिए स्टोर हो जाता है। ATP, that is energy currency of the cell, ठीक है। So let's get back to the examples. Okay, exothermic reaction we have done, respiration, burning of coal, burning of any other fuel. नंबर 2 कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब हम जैसे घर में जो वेजिटेबल मैटर होता है, जो किचन वेस्ट होता है, उसको हम अपने गार्डन में उससे जब खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, तो उस प्रोसेस में जो कंपोस्टिंग करते हैं उसमें भी हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके, कंपोस्टिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। थर्ड पे क्या लिखा है, याद करिए, हमने ये एक्टिविटी करी थी
शुरू में जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, बना था जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आप अगर टेस्ट ट्यूब को फील करोगे तो आपको वार्म फील होगा क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, जिंक का रिएक्शन विद एन एसिड दैट इज HCl. और फोर्थ वाला जो हमने जस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिमेंबर, जब आप चूना यानी क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट इज लाइम वाटर. और अगर थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो स्लेक्ड लाइम. तो इस रिएक्शन का नाम कह सकते हैं हम स्लेकिंग ऑफ लाइम. Reaction is called slaking of lime, that is calcium oxide reacting with water to form calcium hydroxide, which is called, अगर बहुत dilute form में तो lime water, और अगर आपने पानी कम लिया है गाढ़ा गाढ़ा बनेगा तो slaked lime. तो प्रोसेस का नाम भी हो गया slaking of lime. ओके, सो दीज आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. इसमें से आप जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको याद रखना है. जैसे रेस्पिरेशन आप नहीं भूल सकते. बर्निंग ऑफ कोल तो पता है, कोई भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं ऑब्वियसली एनर्जी, हीट, आग निकल रही है, इतना सारा हीट एनर्जी. तो रेस्पिरेशन आप याद रखना, जिंक वाले याद रखना, और ये स्लेकिंग ऑफ लाइम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दीज आर द वंस जो आप एग्जाम में भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिखोगे तो राइट द गुड वंस. ओके, नाउ आई हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. Why does whitewash form a thick white coat after a few hours? यहाँ पर मेन मुद्दे की बात है after a few hours. व्हाइट वॉशिंग, जैसे हमारे घर में दिवाली है, ईद है, फेस्टिवल्स में हम घर में दीवारों में जब व्हाइट वॉश करते हैं, तो जब व्हाइट वॉश करते हैं तो उस टाइम दीवारें ऐसे एकदम व्हाइट होके चमकती नहीं है. कुछ घंटों बाद आप उस रूम को बंद कर दिया, आप कुछ 3-4 घंटे बाद आए, जब रूम खोला तो एकदम दीवार बिल्कुल नई चमकती हुई व्हाइट कलर की दिखती है, जस्ट लाइक न्यूली पेंटेड. तो ये वो पूछ रहे हैं कि कुछ आवर्स उसमें क्यों लगते हैं, जस्ट आफ्टर डूइंग व्हाइट वॉश फटाफट क्यों नहीं आपको वॉल्स एकदम व्हाइट दिखती, उसको कुछ फ्यू आवर्स क्यों लगते हैं रिएक्शन को होने में. चलिए आप लोग अपने थोड़े दिमाग लगाइए, क्या होता होगा यहाँ पर. यू हैव टू टेल, कुछ ना कुछ आप टाइप कीजिए. आई वॉन्ट द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. यू हैव टू यूज योर ब्रेन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बस ये सोच लो कि व्हाइट वॉश होता क्या है. दीवार पे जो व्हाइट वॉश लगाते हैं, चूना लगाते हो कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लेक्ड लाइम लगाते हो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लगाते हो दीवार पे. व्हाइट वॉश होता क्या है, अगर ये पता है तो सब पता चल जाएगा. यस, क्या होता है आपका व्हाइट वॉश. चूना. चूना होता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या व्हाइट वॉश में. व्हाइट वॉश, केमिस्ट्री आपको सारी घरेलू चीजें और उसके फिनोमेना समझा रही है, ऐसा होता है, और फिर उसके बिहाइंड क्या लॉजिक छुपा है. राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्लास 10th केमिस्ट्री लिटरली. तो व्हाइट वॉश कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या मास्किंग. नो. अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कि डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब लाइम वाटर. यस, पथले ही लगाते हैं हम दीवार पे, स्लेट लाइम तो थिक हो जाएगा. तो ये होता है जो आप अपनी दीवार पे लगाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर. और फिर कुछ घंटे लगते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो है. और वो रिएक्शन क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने अपनी दीवार पे लगा दिया, अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. राइट, हवा में हमारे आसपास जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा. यस और नो. विल इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. कौन सी गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा मात्रा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ही कम हाइड्रोजन गैस है इस एयर में. तो ये जो वॉल्स हैं वो किस गैस के साथ रिएक्शन करेंगे अपना, ये ज्यादा मात्रा में होगा पर ये बहुत अनरिएक्टिव गैस है. यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी कोई खास रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन नो. सो रिएक्शन जो होने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होगा. सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि क्या प्रोडक्ट्स बनेगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स if lime water is reacting with carbon dioxide gas? What will be the product formed? CaOH whole twice plus CO2. Yes. CaCO3, absolutely correct. Calcium carbonate.
ये है वो वाइट कलर का शाइनी लेयर जो आपकी दीवारों पे बनता है, पर इसको बनने के लिए कुछ घंटे लगते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये जो बढ़िया सा वाइट कलर का जो कोट, शाइनी वाइट कलर का कोट दीवारों पर आ जाता है, और साथ में H2O थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी बनेगा, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने लगाया व्हाइट वॉश, प्लस CO2 जो आपके एटमॉस्फेयर में था, कम है CO2, रिएक्शन होने में टाइम लगता है, फाइनली जो दीवारों पे व्हाइट कोट बनती है अच्छी सी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वी हैव डन द सेकेंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टोटल कितने टाइप्स के आपको पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस। कम ऑन, एक टाइप, दो टाइप, 5 टाइप या 4 टाइप? हाउ मेनी टाइप्स? लेट मी नो। 5 टाइप्स, टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, राइट। एक फर्स्ट वाला था कॉम्बिनेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 2 मैं बता रही हूँ डीकॉम्पोजिशन, टाइप 2 इज डीकॉम्पोजिशन। टाइप 3 क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। टाइप 3 विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। टाइप 4 विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट। टाइप 4 क्या होने वाले हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट वाला क्या था गाइस? कम ऑन टेल मी। लास्ट टाइप वाज रिडॉक्स रिएक्शन, एब्सोल्युटली रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन तो वी हैव डन। इन सब को एक बार हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इन अ वेरी इजी फॉर्म। लेट्स सी हाउ। कॉम्बिनेशन में क्या था? मल्टीपल चीजें मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। A plus B plus C will give you one single thing, that is D. Whereas decomposition is exact उसका उल्टा, that is कोई एक चीज है मान लीजिए D और वो टूट रहा है into A plus B plus C, ओके। तो ये दोनों मैंने कहा था एक साथ, इन दोनों को याद कर सकते हो आप, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉम्बिनेशन उसका उल्टा हो जाएगा डिकॉम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं? A plus BC is giving you AC plus B. So as I told you, there is this newcomer. दो फ्रेंड्स बैठे हुए थे B and C, तो न्यूकमर हैज रिप्लेस्ड वन ऑफ देम, ठीक है, तो B हट गया, ओके। सो A plus BC will give AC plus B. ये रचना नहीं है, जस्ट गिविंग एक सिंपल फॉर्म में आपको समझाने के लिए एट अ ग्लांस। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दोनों पेयर्स के फॉर्म में है, AB था एक पेयर और एक CD था, और बाद में क्या हो गया? AD प्लस BC, AD प्लस BC, ठीक है। AD प्लस BC, AD प्लस CB। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली। इसको हम साथ में समझेंगे लास्ट में जब पढ़ेंगे रिडॉक्स को, ठीक है। सो दिस इज ऑल। तो आज हम लोग टारगेट करने वाले हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था आपको किसी चीज को तोड़ना है। डीकम्पोजिशन मतलब किसी एक सिंगल चीज को तोड़ना है इनटू मल्टीपल सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है और किसी चीज को मतलब उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म है, आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तो आपको एनर्जी बाहर से देना पड़ेगी। You have to give energy in order for the reaction to take place. और इसी बेसिस पे हमने डीकॉम्पोजिशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करा था कि कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उसको सप्लाई कर रहे हैं। हीट एनर्जी दोगे तो थर्मल था, राइट। और अगर लाइट एनर्जी दे रहे थे तो फोटो डीकॉम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल आप इसका बताओ, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आज की जो क्लास थी उसका स्टार्टिंग में फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहाँ रिएक्शन होता है और बाद में हीट बाहर निकलती है। आप मुझे सोच के बताइए जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें भी मैं बार बार एनर्जी की फॉर्म कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सारे दुनिया का हर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, विल इट बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इन द वर्ल्ड। आई नीड योर आंसर। एक्सोथर्मिक होगा डीकॉम्पोजिशन या एंडोथर्मिक होगा?
वेरी गुड, इट इज एंडोथर्मिक। आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी बाहर रिलीज नहीं हो रही, आप एनर्जी दे रहे हो तब जाके रिएक्शन विल टेक प्लेस। बिना एनर्जी के ऐसे किसी भी चीज के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, व्हाई विल दे ब्रेक, राइट? सो इसीलिए ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलवेज रिमेंबर all types of decomposition reaction, all types of decomposition reactions, all types of decomposition reactions, सारे के सारे आप आंखें बंद करके you can say all of them are example of endothermic reaction। किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, मैंने कहा था थर्मिक मतलब एनर्जी, सिर्फ हीट एनर्जी नहीं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, एंडोथर्मिक है, एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है? अब इस पे थोड़ी सी बात हम करते हैं, समझने की कोशिश। सो डीकम्पोजिशन इट इज गोइंग टू बी ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन एज आई सेड कि आप कौन सी एनर्जी से उसको चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो थर्मल में हमको 3 एग्जाम्पल्स पढ़ना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्मल डीकम्पोजिशन है इसमें से समझ लीजिए आपके क्वेश्चन आना ही आना है और आपको ये सारे रिएक्शंस पता होने चाहिए। एनसीईआरटी ने इस चीज़ को आपके दिमाग में एम्फसाइज करने के लिए इनमें से 2 के लिए बहुत अच्छी और बहुत डिटेल में एक्टिविटीज दी हैं ताकि आप इन इक्वेशंस को भूलो नहीं। दैट आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर हीट एनर्जी यूज करके किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। इसमें जो आप फेरस सल्फेट वाले देख रहे हैं बोर्ड पर, फेरस सल्फेट नंबर 2, इसकी भी एक पूरी प्रॉपर डिटेल एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में से अंदर से भी कोई सा क्वेश्चन आ सकता है और एक लेड नाइट्रेट की भी एक्टिविटी हमें डिस्कस करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख दी हैं ताकि आपके एक ओरिएंटेशन बन जाए। आप जब डिकम्पोजिशन पढ़ोगे तो उसको 3 सब टाइप्स में पहले ही डिवाइड कर दोगे। दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सबसे ज़्यादा डिटेल इसी की है। फिर एक छोटा सा है लाइट वाला फोटो डिकम्पोजिशन, 1-2 रिएक्शन पढ़ने हैं। और एक है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वेरी वेरी सिंपल, वाटर को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी देके वाटर को तोड़ते हैं इंटू H2 गैस एंड O2 गैस, एक सिंगल उसका एग्जाम्पल है। H2O gives H2 plus O2। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन। लाइट वाला बहुत इजी है, एक एग्जाम्पल है उसमें, ठीक है? और वैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी एक सिंपल एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो थर्मल वाला है इसमें 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं और एनसीईआरटी ने एक्टिविटीज भी दी हैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए और याद रखना है, ठीक है? तो अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की एक्टिविटी देख लेते हैं साथ में, और रिएक्शंस यहाँ पर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन अभी करने ही वाली हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 आप देख सकते हो, एनसीईआरटी हमने देखा है यहाँ पर रेफरेंस के लिए। एक्टिविटी 1.5 फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेना है, व्हाट डू यू हैव टू टेक, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ऐसे लिखना सही है क्या? फेरस सल्फेट सही है पर इनकम्प्लीट है, आपको इसमें एक चीज ऐड करना पड़ेगी, .7H2O। फेरस सल्फेट जो सॉल्ट होता है वो कभी भी अकेला FeSO4 नहीं होता, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट जिसके अंदर होता है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको अभी हम आएंगे, सब कुछ आएगा, अभी सिर्फ मैं नाम बोल रही हूँ अभी, ठीक है? इस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सब अभी थ्योरी में एक साथ चीजें लिखेंगे, अभी मैं सिर्फ बोल के समझा रही हूँ। तो FeSO4 के जो आपने एक्चुअली जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिखा है वो क्रिस्टल्स ही आपके पूरे आसपास एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो होता है, कितनी ही ड्राई एयर क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट मॉइस्चर का होता है। तो फेरस सल्फेट मॉइस्चर के साथ हमेशा जो उसके क्रिस्टल्स रहते हैं, हमेशा कहीं से भी आप केमिस्ट्री लैब में दुनिया के किसी भी पार्ट में रिएक्शन कर लो, इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ FeSO4 .7H2O, दैट इज योर फेरस सल्फेट, ठीक है? और ये किस कलर का होता है, इट इज ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। ये ग्रीन कलर के हमारे क्रिस्टल्स रहेंगे फेरस सल्फेट FeSO4 के, और उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 2 क्या करना है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जो कि इट्स ग्रीन इन कलर, और इसका एक नाम भी होता है। फेरस सल्फेट को आप कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रीन वाइट्रियोल। व्हाट डू वी कॉल इट, ग्रीन वाइट्रियोल, ठीक है? फेरस सल्फेट को ग्रीन वाइट्रियोल कहते हैं, जैसे कॉमन नेम्स होते हैं केमिस्ट्री में हर चीज़ के, ठीक है? स्टेप नंबर 3 क्या है, अब इसको आपको हीट करना होगा।
heat this boiling tube over the flame of a Bunsen burner. And step number 4, observe the color of crystals after heating. ठीक है, तो आपको इसको सिंपली क्या करना है, हीट करना है. ओके अच्छा, ये जो एक्टिविटी है इसका ध्यान से डायग्राम देखिए आप लोग. डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है कि जो उसका डायरेक्शन है टेस्ट ट्यूब का, वो आपके चेहरे के पास होना चाहिए, चेहरे के दूर. इट शुड बी अवे फ्रॉम योर फेस. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी दैट आप इसका देख सकते हो जो डायरेक्शन है टेस्ट ट्यूब का. दिस टेस्ट ट्यूब का डायरेक्शन अलग है, उसके चेहरे की तरफ फ्यूम्स नहीं आ रहे हैं. तो आपका अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो यू विल नॉट पॉइंट इट टुवर्ड्स योर फेस. कोई भी एसिड है या कोई भी पॉइजनस गैस के फ्यूम्स निकलते हैं, राइट. सो ऑलवेज इंश्योर कि जब आप टेस्ट ट्यूब पकड़ो तो उसको ऐसे करना है, आपके साथ में कंपेनियंस हैं ना, तो उनके फेस की तरफ होना चाहिए ना खुद के फेस की तरफ. इस साइड हर लैब में इधर एक बना रहता है, पूरा शेल्फ होता है, आपका वॉश बेसिन होता है, तो हमेशा ऑपोजिट साइड पे आपका टेस्ट ट्यूब का फेसिंग होना चाहिए. नॉट टुवर्ड्स योर फेस, नॉट टुवर्ड्स द फेस ऑफ योर फ्रेंड्स, बट टुवर्ड्स द अदर रेयर साइड जहाँ पे वॉश बेसिन है, शेल्फ एरिया है. ऐसे आपको पकड़ना है. ठीक है, फिर ऑब्वियसली आप हीट कर रहे हो तो आप उसको टोंग्स की मदद से पकड़ोगे और उसको अपने फेस से अलग रखना है. ठीक है, सो इस चीज़ का नाम क्या होता है, वॉफ्टिंग. आपके एनसीईआरटी में छोटा सा वर्ड लिखा है और वो मिस हो जाता है बच्चों से. एज यू कैन सी, वॉफ्टिंग द गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज. मतलब आपको कभी भी केमिस्ट्री की किसी एक्टिविटी में अगर गैस आ रही है और किसी चीज़ को स्मेल करना है, फ्यूम्स को, तो आपने ये टेस्ट ट्यूब लेना है और ऐसे. दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू स्मेल. अगर पॉइजनस गैस है या बहुत स्ट्रॉन्ग गैस है तो आपके बर्न्स हो जाएंगे. तो आप टेस्ट ट्यूब को चेहरे से दूर ही रखते हो और जो वेपर्स निकल रहे हैं उसको अपने हाथ की तरफ से यू डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर फेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉफ्टिंग. तो 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मेथड टू परफॉर्म एक्टिविटी एंड टू स्मेल द गैस जो निकल रही है. तो बाय द प्रोसेस और बाय द दिस थिंग, वॉफ्टिंग ऑफ द गैस, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, दूर रखोगे और वेपर्स, यू हैव टू डायरेक्ट द वेपर्स टुवर्ड्स योर नोज और ऐसे ही आप उसको स्मेल करना है. ठीक है, सो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड, राइट, इट गेट्स चेंज. और 2 कलर चेंज होते हैं. ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ उस पर, हम इक्वेशंस लिखेंगे. यू कैन ऑल्सो स्मेल अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर. एक स्पेसिफिक स्मेल भी आती है, दैट इज बर्निंग सल्फर. बर्निंग सल्फर की स्मेल भी आती है. ठीक है, और फिर यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है. इस चीज़ को अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अलग से. ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं फेरस सल्फेट वाली, सो हमने FeSO4.7H2O लिया था. अब जब आप उसको हीट करोगे तो कॉमन सेंस क्या कहते हैं, जब हम उसको हीट करेंगे तो हमारा सबसे पहले रिएक्शन स्टेप 1 में क्या होगा, ये देखिए आप लोग. स्टेप 1 में क्या होगा, ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, ये मॉइस्चर, उसके अंदर जो सॉल्ट के अंदर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो सबसे पहले ये अलग हो जाएगा उससे. सो स्टेप नंबर 1 इज लाइक FeSO4.7H2O गिव्स FeSO4 प्लस 7H2O. ये जो पानी है ये गैस के फॉर्म में भाप उड़ जाएगा, स्टीम के फॉर्म में. ठीक है, और फिर बाद में दूसरा रिएक्शन होगा. यहाँ पर मैंने डेल्टा लिखना वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टा लिखो या आप हीट लिख सकते हो. अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा. हाफ मार्क क्यों कट जाएगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर हीटिंग दिस. और यहाँ पे तो इनफैक्ट आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है. सो अनलेस एंड अनटिल यू आर हीटिंग दिस, ये रिएक्शन ऐसे रूम टेम्परेचर पर नहीं होने वाले हैं. तो अगर आपने रिएक्शन में डेल्टा नहीं बनाया एंड देन यू विल से मार्क्स क्यों काट ली, मार्क्स आपके आधा मार्क्स कटेगा फॉर 1 डेल्टा इफ यू मिस. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन एज यू कैन सी केयरफुली, FeSO4.7H2O इज गिविंग यू FeSO4 प्लस 7H2. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो कह रहे हैं फेरस सल्फेट के तुमने क्रिस्टल्स लिए थे, ये किस कलर के थे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये थे हमारे ग्रीन कलर के. FeSO4.7H2 ये ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे. पर आप जब इसको हीट करते हैं और सिर्फ FeSO4 निकलता है तो ये किस कलर का होता है, दिस इज वाइट इन कलर. तो FeSO4 जो निकलेगा दिस विल बी वाइट इन कलर. ठीक है, दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म. एनहाइड्रस मतलब उसमें से पानी निकल चुका है, एनहाइड्रस फॉर्म. ओनली FeSO4 इज कॉल्ड एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, एनहाइड्रस विदाउट वाटर. और नॉर्मल अगर पूरा का पूरा FeSO4.7H2 है तो दैट इज कॉल्ड फेरस सल्फेट. उसका कॉमन नेम क्या है, ग्रीन वाइट्रियोल.
ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें नीचे फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स था, हमने उसको हीट करना शुरू करा और ये डायरेक्शन हमारे फेस की तरफ या फ्रेंड के फेस की तरफ नहीं था, ऐसे था, और टोंग्स की मदद से हम इसको होल्ड करा हुआ है। कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ग्रीन कलर कंपाउंड है वो वाइट कलर, वाइटिश कलर का चेंज हो जाएगा, बिकॉज FeSO4 बनेगा एनहाइड्रस सॉल्ट, तो ये वाइट कलर का नीचे मिलेगा। प्लस मैंने कहा है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सारे वाटर अब उड़ रहे हैं भाप के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में वाटर ऊपर आ रहा है, पर टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला पार्ट जो फ्लेम के पास है वो तो गर्म है, पर टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो ठंडा है, रिलेटिवली कूल है वो तो जब ये भाप आपका स्टीम जब ऊपर उड़ के जाएगा नियर द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वहां पर वापस क्या हो जाएगा, कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन मतलब जो भाप है वो वापस वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द सेकेंड थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व इज दैट टेस्ट ट्यूब के अपर वाले पार्ट में छोटे छोटे अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से हियर, लेट्स सी, हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, राइट, एंड इसमें हमने लिया है ग्रीन कलर का सॉल्ट, एंड दैट इज व्हाट, ग्रीन कलर का सॉल्ट इज योर फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्रीन कलर का सॉल्ट इज योर फेरस सल्फेट, हमने क्रिस्टल्स लिया है। अब इसको एज वी आर हीटिंग दिस थिंग, ठीक है, फ्लेम में हम इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या मिलने वाला है, वाइट कलर का चेंज हो जाएगा ये, सो द चेंज्ड फॉर्म विल बी वाइट इन कलर, वाइट इन कलर हमको मिलना है, ठीक है, ग्रीन कलर का है, फिर क्या चेंज हो जाएगा, वाइट कलर का मिलेगा, वाइट कलर का, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या आपको मिस नहीं करना है, यहाँ ऊपर टेस्ट ट्यूब में ऊपर वाले पार्ट में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दो हमको देखते हैं चेंजेस। जो फर्स्ट रिएक्शन है FeSO4.7H2 गिव्स FeSO4 प्लस 7H2, ये 7H2 भाप के फॉर्म में उड़ेगा और भाप ऊपर जाके वापस कंडेंस हो जाएगा और पानी बन जाएगा वापस, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। अब रिएक्शन फर्दर हो रहा है, ये तो सिर्फ स्टेप 1 है, FeSO4 एनहाइड्रस वाइट कलर का और ऊपर तुम्हारे वाटर ड्रॉप। अब इस फेरस सल्फेट को फर्दर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो अब स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन को एक बार देखते हैं। स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन में क्या मिल रहा है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल यू कैन आस्क योर सीनियर्स, हर साल ये वाली एक्टिविटी में से एक आध क्वेश्चन फंसता है ना। तो ये सेकंड जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो आप, FeSO4, अब इसको भी हीट करा और डेल्टा लिखना है, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। कौन सा है ये, फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है, कम ऑन यू नीड टू टेल। यस वी डिस्कस, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 वाली है और 3 मतलब बड़ी वैलेंसी, तो फेरिक एंड नॉट फेरस, ठीक है। Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस SO2 गैस दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस SO3 गैस दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या मिल रहा है, FeSO4 से मिल रहा है आपको रेड कलर का Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड मिल रहा है आयरन का 3 वाला फेरिक ऑक्साइड, और दो गैसेस मिल रही हैं, SO2 गैस एंड SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही गैसेस की स्मेल एक जैसी होती है, जो लिखा था वहाँ पर एक्टिविटी में, यू सी अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और इस स्मेल का एक इम्पोर्टेंट नाम होता है, व्हाट इज दिस स्मेल कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्योंकि सल्फर की गैसेस है, सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, तो इसको कहा जाता है बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल या बर्निंग रबर लाइक स्मेल, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल या बर्निंग रबर लाइक स्मेल। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो एग्जाम में, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सो अगेन लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द इक्वेशन नंबर 2। FeSO4 on heating will give ferric oxide that is reddish in color, और साथ ही में हमें जो गैस की स्मेल मिलने वाली है दैट इज SO2 एंड SO3, और स्मेल आपको कैसे लिखना है, बर्निंग रबर लाइक स्मेल या बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल, ठीक है। सो दिस वी हैव डन थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक और ये वाला है, फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये और हम देख लेते हैं आज की क्लास के लिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, इसको अगर आप हीट करोगे, ये वाले इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या दो चीजें हमको मिलेंगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, राइट। सो CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी जब डिकम्पोजिशन होगा, हीट आप दोगे तो क्या मिलना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ओके।
और ये FeSO4.7H2O gives FeSO4 plus 7H2O, और स्टेप 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2 लिखोगे ना, बैलेंसिंग कर लेते हैं, 2 लिखोगे, 2 FeSO4 gives Fe2O3, और इसकी बैलेंसिंग भी बताओ यार कितना होगा बैलेंसिंग। ऑक्सीजन कितना है आपका, 4 2 8, और इस साइड ऑक्सीजन, ओके इट्स बैलेंस्ड। आयरन 2 है, और सल्फर 2 है, इस साइड भी SO2 का एक सल्फर, SO3 का एक सल्फर, 2 सल्फर हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 4 2 8, यहाँ पर भी 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है, अच्छा अब ये जो तुम्हारे थर्ड वाला है, ये हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट, रिमेंबर, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ये जो आपका थर्ड पॉइंट लिखा है लेड नाइट्रेट, इसकी भी एक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे और इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और जितनी भी हमने आज पॉइंट्स डिस्कस करे, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी, all of those got cleared, right? And if you have any doubts by chance, you are most welcome to ask in the comment section or in the live chat section, or of course in the WhatsApp groups, right? Thanks a lot for hearing, for being patient, and take care and stay safe.